आज हम बात करेंगे बीएससी के सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री में न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जो आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात करेंगे कि आखिर न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो न्यूक्लिक एसिड बायो के बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैथ वालों को बहुत ज़्यादा डिटेल में आइडिया नहीं रहती है, क्योंकि ये बायो केमिस्ट्री की बात है। ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये हो गया बायो केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी के भी बच्चे पढ़ते हैं और केमिस्ट्री के भी पढ़ते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है वो पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए और फिर उसके बाद हम उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बताते हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये जो हमारा कैरेक्टर है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ये रिस्पांसिबल होता है। और ये पॉलीमर होता है। तो चूंकि बायोलॉजी के अंतर्गत सेल के अंदर पाया जाएगा, इसलिए हम आपको इसको बायोपॉलीमर कहते हैं। तो बायोपॉलीमर का मतलब ये हो गया कि इसमें स्मॉल स्मॉल यूनिट होंगी, बहुत सारी यूनिट आपस में जोड़ेंगी और पॉलीमर बनाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये बायोपॉलीमर है, जो लिविंग सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो पाया जाएगा। और इसका काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसका काम ये है कि जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं किसी भी जीव का, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, वो भी इसके कैरेक्टर को भी ये कैरिंग करता है। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड ये दो तरह का होगा, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होगा, एक डीएनए होगा और एक आरएनए होगा। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके कंपोनेंट कितने होते हैं? इसके जो कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे इसके। एक बेस होगा, शुगर होगा और फास्फेट ग्रुप होगा। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज के वीडियो में हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लिख देते हैं, और फिर उसके बाद जो इसके कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट के बारे में आज हम वीडियो में आपसे बात करते हैं। तो इसको नोट करिएगा कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर। Nucleic acids are biopolymer. It is present in the nucleus of cell. ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। एंड इट इज, अच्छा, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है, तो इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये किस रूप में पाया जाएगा? ये न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोप्रोटीन में, इन न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड के साथ में प्रोटीन जुड़ा होगा, किसकी तरह? एज द एस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप इन द न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन combined with
न्यूक्लिक एसिड as the prosthetic ग्रुप। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में ये न्यूक्लिक एसिड के साथ में ये प्रोटीन जुड़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियो प्रोटीन बराबर क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन ये बराबर हो गया न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। इसी फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, हेरिडेटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पांसिबल फॉर हेरिडेटरी कैरेक्टर from one generation to another generation. From one generation to another generation. अब यहाँ पर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक डीएनए पाया जाता है और एक आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है मेनली वही हेरिडेटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है और जो आरएनए होता है वो डिसाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, एंजाइम का और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पांसिबल होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ nucleic acids are present in the nucleus of cell. सेल के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, दैट इज आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए दो रूपों में इसके अंदर पाया जाता है। तो आरएनए क्या हो गया हमारा, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में बताएंगे। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके तीन कंपोनेंट मेनली होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड बनता है वो तीन कंपोनेंट से बनता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर formed by three component। कितने कंपोनेंट से बनता है इसी की हम बात डिटेल में करने वाले हैं। तो इसमें होगा शुगर, बेस, शुगर बेसेज और फास्फेट। तो इतने से ये मिलकर बनता है। तो यही हमारे कंपोनेंट हो गए जिससे न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनता है। अब हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या जो कंपोनेंट है उसकी बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर आपका बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में इस यूनिट से यदि क्वेश्चंस बनता है कि न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कोई भी आएगा तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये जितना हम लोगों ने लिखा है ये तो कॉमन बात है न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि इसका काम क्या है। इसके बाद इसके अगर कंपोनेंट आएंगे तो कंपोनेंट के बारे में हम लिखेंगे और हम आपको बताते हैं। ये आपके लिए चैलेंजिंग है कि इसका स्ट्रक्चर को हमें याद करना है। तो हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स।
तो न्यूक्लिक एसिड्स के जैसा हमने बताया कि आपके 3 कंपोनेंट हैं, शुगर है, बेसेज हैं और फास्फेट ग्रुप है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड है तो आपने कहा कि बायोपॉलीमर है। ये क्या है? ये बायोपॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड इज बायोपॉलीमर। ठीक है, तो ये आपका बायोपॉलीमर है। जब ये डिकम्पोज होगा न्यूक्लिक एसिड, तो इसके जो कंपोनेंट हैं, हमने कहा 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? एक होगा शुगर, दूसरा होगा बेसेज और तीसरे होंगे फास्फेट। फास्फेट मिलेगा फास्फोरिक एसिड से। ये 3 हो गए हमारे। ठीक है, ये तो हो गया 3 इसके कंपोनेंट की बात हो गया। लेकिन जब ये डिकम्पोज होगा न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? शुगर होता है, बेसेज होते हैं और फास्फेट होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इसमें क्या मिलेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। जब आप एक अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड में 3 हो गए, शुगर हो गया, बेस हो गया और फास्फेट हो गया। ये तो हमारा न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब इसी न्यूक्लियोटाइड में से आप फास्फेट अलग कर दो। क्या कर दो? अलग। फास्फेट को आप अलग कर दीजिए। तो जब फास्फेट को अलग कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ये देखिएगा, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या प्रेजेंट होगा? शुगर प्रेजेंट होगा प्लस बेसेज प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद अगर ये टूटेगा तो ये यहां पर शुगर हो जाएगा और यहां पर बेस हो जाएगा। तो फिर से इसको समझ लीजिएगा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट हो गए, शुगर, बेस और फास्फेट। ये 3 हो गए। अब उसमें से यदि फास्फेट निकाल देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में। तो यहां पर ये जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। कब? जब आपने न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट अलग कर दिया तो हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जब बन रहा हो किससे किससे बन रहा है? जब शुगर और बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और जब इसमें जब ये टूटेगा तो हमारा शुगर हो गया, ये बेसेज हो गए। तो हमारे 3 कंपोनेंट हुए, शुगर, बेस और फास्फेट। तो यही हमने लिखा है कि जो हमारा ये पॉलीमर है, पॉलीमर जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीमर जो है वो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये है। तो इसके मेनली 3 हुए। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। शुगर और बेस मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट आपस में मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, पॉलीमेराइज हो जाएगा। ये पॉलीमेराइज तो बना लेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दोनों तरह से आप जो है आप कर सकते हैं। एक ये तरीका है, ये देखिएगा डिकम्पोज हो रहा है तो ये बन रहा है।
दूसरा हमने ये कैसे बन रहा है उसको भी हमने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया हमारा इसके कंपोनेंट की बात हो गई कि भाई इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो शुगर, बेस और फास्फेट हमें मिलता है। तो वैसे भी तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट जुड़े रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में से जब फास्फेट हाइड्रोलिसिस करो, फास्फेट निकल जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड हमें मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और बेस रहेगा, ये भी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेस मिल जाएगा और शुगर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसके 3 कंपोनेंट हो गए। अब हम बात करेंगे शुगर की। किसकी बात करेंगे? शुगर की। तो यहां पर जो शुगर प्रेजेंट है 2 तरह का हमने बताया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है 2 तरह का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम शुगर की बात करेंगे, फिर बेस की बात करेंगे और फिर फास्फेट तो मात्रिक ग्रुप होता है। तो ये हो गया हमारा शुगर की बात करते हैं। शुगर क्या है ये देखिएगा, पहला है शुगर। इसमें जो शुगर है वो होता है पेंटोज शुगर, और पेंटोज में भी होता है राइबोज शुगर। पेंटोज में भी 5 होते हैं। तो पहले शुगर जान लो आप, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है 1 2 3 और ACH2OH, OH 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 ये है हमारा राइबोज शुगर। तो ये राइबोज शुगर है और इसका साइक्लाइजेशन जब हम करते हैं, इसका जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इधर वाले को नीचे कर दीजिए, इधर वाले को ऊपर कर दीजिए और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बनेगा। इससे आपका नहीं मतलब है, मेनली आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये 5 है तो इसलिए हम इसको पेंटोज शुगर है। ये जो शुगर है वो कौन सा शुगर है? ये है पेंटोज शुगर। तो इसको आप ना भी लिखें तो इससे इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइएगा पेंटोज शुगर का। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और 5वां है CH2OH। यहां पर है H, यहां पर H OH H OH H OH। ये है राइबोज शुगर। क्या है ये? ये है राइबोज शुगर। तो जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर किसके अंतर्गत आ रहा है? पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर 3 तरह के होते हैं, राइबोज है, जाइलोज है, एराइबिनोज है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे वहां पर कार्बोहाइड्रेट में, तो वहां 3 तरह के शुगर पढ़े थे पेंटोज शुगर में। तो उसमें जो यहाँ पर जो यूज हो रहा है डीएनए या आरएनए में, वो आपका राइबोज शुगर होता है। ये तो हो गया हमारा राइबोज शुगर। ये देखिएगा दूसरे कार्बन का यदि ऑक्सीजन हट जाए तो इसको हम डीऑक्सीराइबोज कह देंगे। क्या कह देंगे? डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है? कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट इन डीएनए, प्रेजेंट इन आरएनए। ये कहां पर पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। दूसरा वाला है ये देखिए, वही दूसरे नंबर से आप ऑक्सीजन हटा दीजिए। जब वहां से ऑक्सीजन हटा देंगे, यहां देखो H और यहां पर जो OH था यहां भी H कर दो, तो ये जो हो गया आपका HOH H CH2OH। दोनों में का क्या अंतर है? ये दूसरे नंबर पर जहां OH था यही का एक ऑक्सीजन हट गया, तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। ये हुआ डीऑक्सीराइबोज। किसमें प्रेजेंट है? इन डीएनए। कहां पर पाया जाएगा? ये
ये डीएनए में पाया जाएगा और ये आरएनए में पाया जाएगा। दोनों में कहाँ अंतर है? दूसरे नंबर पर जहां OH है तो OH वाली ऑक्सीजन हट जाती है तो डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा। तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो हम लिख भी सकते हैं। अच्छा, ये जो राइबोज है ये डीऑक्सीराइबोज है। ये देखो, ये कौन सा राइबोज है? डी। ये तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इन द न्यूक्लिक एसिड टू टाइप ऑफ, लिख लेते हैं, इन द न्यूक्लिक एसिड टू टाइप ऑफ पेंटोस शुगर are isolated. These are D-ribose sugar and deoxyribose sugar. D-ribose sugar is present in RNA, लिख लेंगे D-ribose sugar is present in RNA and deoxyribose sugar is present in DNA। और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा डीएनए और आरएनए में। तो इसके आधार पर भी एक डिफरेंस तो ये हो गया कि डीएनए और आरएनए में एक में राइबोस शुगर पाया जाता है और दूसरे में डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो शुगर्स क्लासिफाइड द न्यूक्लिक एसिड इनटू डीएनए एंड आरएनए। क्या कह रहे हैं हम आपसे? हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो है ये अंतर किया न्यूक्लिक एसिड में, शुगर्स न्यूक्लिक एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू DNA and RNA by the presence of sugar of different type। तो दो टाइप की होने की वजह से इसको हम क्लासिफाई किए हैं सेल के अंदर। एक को हमने डीएनए किया और दूसरे को हमने आरएनए किया। तो दो टाइप के हमारे ये एसिड्स हो गए। अब हम बात करेंगे बेस की, कि बेस कितने तरह के हो रहे हैं। तो दूसरा है बेसेज। दूसरी बात हम क्या करेंगे? बेस की बात करेंगे। बेसेज दूसरा कंपोनेंट है बेसेज। देखिए यहां पर दो तरह का बेस पाया जाएगा, एक होगा प्यूरिन और दूसरा होगा पिरिमिडीन। कितने तरह के बेस होंगे? दो तरह के बेस होंगे। समझ लीजिएगा इसको, फिर उसके बाद हम लिखते हैं। दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड का है बेसेज। बेसेज जो है ये दो तरह के होंगे, बाईसाइक्लिक होगा प्यूरिन, एक बेस होगा प्यूरिन जो बाईसाइक्लिक होगा, दूसरा होगा पिरिमिडीन।
दो तरह के बेस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन बाईसाइक्लिक होगा और पिरिमिडिन मोनोसाइक्लिक होगा। ठीक है, अच्छा अब इनका बेसिक, अच्छा ये देख लीजिएगा, प्यूरिन प्यूरिन दो तरह का होगा, दो तरह के प्यूरिन पाए जाएंगे। ये होगा एडेनिन, एक होगा एडेनिन और दूसरा होगा ग्वानिन। एक होगा एडेनिन और दूसरा होगा ग्वानिन। तो प्यूरिन जो है, प्यूरिन बेस दो टाइप का होगा, एक एडेनिन होगा दूसरा ग्वानिन होगा। पिरिमिडीन, पिरिमिडीन तीन पाया जाएगा, तीन टाइप के पाए जाएंगे। कौन कौन से? यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। देखिए क्या होगा कि ये भी आरएनए डीएनए में पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा। ये तीन तो आरएनए में भी पाया जाएगा, डीएनए में भी पाया जाएगा। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये तीनों आरएनए में भी पाया जाएगा और डीएनए में भी पाया जाएगा। लेकिन ये यूरेसिल, ये कहाँ पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। और ये थाइमिन जो है ये डीएनए में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाएगा और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली जो हमें बात करनी है वो स्ट्रक्चर की करनी है। और इसको जितनी बातें हम बोले हैं, इसको आप जब थियरी लिखेंगे, अगर एग्जाम में लिखते हैं तो इसको सेंटेंस के रूप में आप बनाकर लिख सकते हैं। जितनी बातें हमने बोला है, क्या लिखेंगे? अगर थियरी भी लिखना होगा कि इन द न्यूक्लिक एसिड देयर आर टू टाइप ऑफ बेसेज आर प्रेजेंट, purine and pyrimidine. Purines are purines are bicyclic and two type of purines are present, adenine and guanine. Second is pyrimidine. There are three type of pyrimidine have been found in the nucleic acid: uracil, thymine and cytosine. Uracil is only present in the RNA and thymine is only present in the DNA and cytosine is present in the RNA and DNA. अब उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये बाईसाइक्लिक है। ये कैसा है? ये बाईसाइक्लिक है, ये बाईसाइक्लिक है और ये मोनोसाइक्लिक है। एक बाईसाइक्लिक है और दूसरा मोनोसाइक्लिक है। तो अब स्ट्रक्चर देखिएगा इसका। पहले हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखिए, प्यूरिन कैसे बनेगा। एक 6 मेंबर है और दूसरा 5 मेंबर है। ये 5 मेंबर है, तो यहां पर 5 मेंबर में यहां नाइट्रोजन कर दीजिए और यहां नाइट्रोजन कर दीजिए। ये दो जगह नाइट्रोजन कर दीजिए। इसमें यहां पर कर दीजिए पहले पर, दूसरा और फिर यहां पर कर दीजिए। बाकी चीजें अभी हम लगा रहे हैं। यहां पर ये तो हमारा अभी बना रहे हैं, इसको प्यूरिन का हो गया। पिरिमिडीन का ये 6 मेंबर हो गया
और यहां पर कर दीजिए पहले नंबर पर, यहां पर और यहां। पहले तो ये बेसिक हो गया। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लोग ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एच। नंबरिंग कर लेते हैं। पहला तो ये हम पिरिडीन का पहले सिंपल सा हमने स्ट्रक्चर बना दिया, पिरिमिडीन का हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। नंबरिंग कहां से करेंगे? इसमें यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्यूरिन का और ये स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन का। तो प्यूरिन इज द बाइसाइक्लिक एंड पिरिमिडीन इज द मोनोसाइक्लिक। अब इसके बाद देखिएगा कि प्यूरिन में दो तरह का पढ़े हम लोग। क्या क्या पढ़े हैं? प्यूरिन में हमने पढ़ा, एक एडेनिन पढ़ा है और दूसरा ग्वाइनिन पढ़ा है। ठीक है, तो एडेनिन कब होगा? बस एक अंतर कर दो आप, बस क्या, 6 नंबर पर अमीन ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो यदि हम 6 नंबर पर अमीन ग्रुप लगा दें तो वो हमारा हो जाएगा एडेनिन। और दूसरा कि यदि हम बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिएगा, यही है हमारा, ये हमारा एडेनिन है। बस हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर, इसका मतलब पहले तो आपको एक चीज तैयार हो जाए भैया, एडेनिन, प्यूरिन और पिरिमिडीन का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर पहले आपको एकदम क्लियर कट याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि जो प्यूरिन है इसमें 2 होगा, एक एडेनिन होगा और दूसरा ग्वाइनिन होगा। तो एडेनिन कब होगा? ये हमारा प्यूरिन है, बस यहीं पर आप लगा दीजिए NH2। किस नंबर पर? 6 नंबर पर NH2 लगा दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? हमारा एडेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा। अच्छा, इसके 2 स्ट्रक्चर भी बनेंगे। ठीक है, इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, बनाते हैं उसको हम। अभी इसको मिटा के रखते हैं, ये वाला। देखिएगा, रिजोनेंस अगर करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो H यहां जा सकता है, यहां से यहां चला जाएगा अगर ये, तो यहां पर इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप चाहें तो आप इसका एक दूसरा फॉर्म भी बना सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां N था, यहां भी N था, तो H यहां हो गया तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। NH2। तो ये इसके 2 फार्म हो गए। किसके? एडेनिन के। एडेनिन के 2 फार्म हो गए। अब उसके बाद देखिएगा ग्वाइनिन का। ग्वाइनिन में क्या होगा? देखो, यहीं पर आप OH कर दीजिए। ये क्या कर दीजिए? OH। और यहां दूसरे नंबर पर कर दीजिए NH2। ये देखिए क्या क्या किया हमने, ग्वाइनिन में छठे नंबर पर OH कर दिया और दूसरे नंबर पर हम NH2 ग्रुप कर दिया। तो ये चेंजिंग जब कर रहे हैं तो कौन सा हो जा रहा है? ग्वाइनिन। और अगर इसमें 6 नंबर पर अमीनो ग्रुप केवल करते हैं तो होता है आपका एडेनिन। तो ये स्ट्रक्चर अच्छा, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिएगा। इसका जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये हट जाएगा। ये देखो आप, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फार्म ज्यादा एग्जिस्ट करे। नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसको ज्वाइन करना होता है, इसलिए ये वाला फार्म। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये
ये हो गया हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ये वाला हुआ, ये हमारा किसका हो गया, ये ग्वानिन का हो गया। अच्छा, तो ये तो दो स्ट्रक्चर हो गए किसके, एडेनिन और ग्वानिन के दो स्ट्रक्चर हो गए। अब उसके बाद देखिएगा अपना पिरिमिडीन का, ये हमने बता दिया आपको, किसका किसका स्ट्रक्चर बता दिया, याद रखना। आगे चल के जब हम आगे ज्वाइन करेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, तो वहां फिर आपको जोड़ना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है हमारा, सेकंड स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर जैसे आपने बेसिक बनाया, एन एन 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन तीन तरह के हो रहे हैं, क्या कौन कौन से हो रहे हैं, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। ये तीन तरह का हमारा हो रहा है। अब देखिएगा यूरेसिल क्या होगा, चौथे नंबर पर आप OH लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, चौथे नंबर पर यदि OH लगा देंगे तो वो आपका हो जाएगा यूरेसिल, ठीक है। अच्छा, अब उसी में यदि आप चौथे नंबर पर लगा दिए हैं, अब यदि यहीं पर हम चौथा नंबर देख लेते हैं फिर बनाते हैं। यूरेसिल ऐसा हो जाएगा, ये हो गया हमारा चौथे नंबर पर एन एन OH, ये हुआ। अच्छा, ये यूरेसिल हुआ। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा वाला फॉर्म टाटोमेरिज फॉर्म, तो यहां से चला जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां NH हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां NH, यहां पर N, ये हो गया। ये हमारा फॉर्म कौन सा हुआ, यूरेसिल हुआ। बस एक काम हम अगर कर दें कि यहां पर NH2 लगा दें, यहां पर हम OH कर दें, क्या कर दें, तीसरे नंबर पर ये देखिएगा, तीसरे नंबर पर यहां पर थर्ड नंबर पर NH2 लगा दो, और सेकंड नंबर पर नंबरिंग यही है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करते हैं 3 नंबर पर, अरे 3 पे नहीं, 4 नंबर पर आप लगा दो NH2 और 2 नंबर पर लगा दो OH, तो ये क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। बना देते हैं, यूरेसिल ऐसा बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। यहां पर ये हो गया आपका चौथे नंबर पर NH2 हो गया, और यहां पर OH हो गया। ये देखिए, अब ये जब टाटोमेराइज हो जाएगा, टाटोमेरिज्म करेंगे तो यह यहां जोड़ दो, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, टाटोमेराइजेशन कर देते हैं। टाटोमेरिज्म आपको आइडिया होना चाहिए कि टाटोमेरिज्म क्या है, 1,3 शिफ्टिंग होता है। नाइट्रोजन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ N हो गया, यहाँ H हो गया, क्या हुआ, ये देखो यही होता है टाटोमेरिज्म, यहाँ से ले लेगा और ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, तो ये टाटोमेरिज्म हो जाता है यहाँ पर। तो टाटोमेरिज्म हो जाएगा तो कीटो फार्म हो गया, ये नॉल फार्म हो गया। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका, ये जो हमारा चूंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बस क्या करिए, आप एक काम कर दीजिए, बस ये यहीं पर मेथिल ग्रुप लगा दीजिए। कहां पर लगा दीजिए आप, 5वें नंबर पर, क्या कर दीजिए, इसका मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा 4, चौथे पर क्या लगा दिया आपने NH2, दूसरे पर क्या लगाया OH, और 5वें पर क्या लगा दे रहे हैं आप
मेथिल लगा दे रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, थायमिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो स्ट्रक्चर देखो इसी में, ये अभी हमारा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये अभी हमारा स्ट्रक्चर साइटोसिन का है। तो साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर है और बस इसी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये थायमिन का स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा थायमिन हो गया। तो इस बात को अगर याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये था, इसी में अगर हम ग्रुप को अगर इसी तरह से ग्रुप को जोड़ दे रहे हैं तो हमें 3 तरह का बेसेज हमें मिल जाएंगे। और इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर क्या होगा और 5 बेसेज हैं उसका क्या होगा। अच्छा, फिर लास्ट में आता है हमारा जो फास्फेट है, तो फास्फेट ग्रुप तो यही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं, फास्फोरिक एसिड है, ये देखिए ये फास्फेट है। तो फास्फेट का स्ट्रक्चर तो आगे चल के जब हम इसको जोड़ेंगे, जब न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तो दोबारा से हमें इन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ये आज के लेक्चर में हमने आपको जो कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड का उसके बारे में बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोसाइड बनेगा और किस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनेगा। लेकिन आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम आपको और आसान तरीके में और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।